पूर्व सांसद मीम अफजल साहब, जर्सी की सदारत कर रहे अखरुल वासे साहब। अब सबके नाम लूँगा तो बहुत समय कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं चेहरे से जानता हूँ। यहाँ बैठे हुए फैजान साहब हमारे आजमगढ़ ज़िले के ही हैं, शिव कुमार बिलग्रामी जी भी हैं। तो तमाम हजरात है यहाँ पे। आपने जो विषय दिया है मुझको, देखिए मेरी बदनसीबी है कि मैं अतीक मुजफ्फरपुरी साहब से कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी याद में जो 2-3 कार्यक्रम हुए हैं, एक बार तो इसी उर्दू घर में ही हुआ था, उसमें मैं शामिल हुआ था, और एक बार प्रेस क्लब में हुआ था। तो उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना और सुना, और अभी घंटे भर से बैठ करके मैं यही सुन रहा हूँ। मुझे एक बात बार बार कही गई कि अतीक साहब बहुत बेबाक लिखते थे, बहुत बेबाक बोलते थे, लेकिन तब जमाना कौन सा था। आज क्या हम उसी तरह से बेबाक लिख सकते हैं, बेबाक बोल सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर हम बाद में आएंगे। जो विषय हमको दिया गया है, उर्दू पत्रकारिता के सामने चुनौतियां और संभावनाएं। किन किन चुनौतियों के बारे में हम चर्चा करें? चुनौतियां तो सिर्फ उर्दू पत्रकारिता के सामने नहीं है, चुनौतियां तो हिंदी पत्रकारिता के सामने भी हैं, चुनौतियां तो भारतीय पत्रकारिता के सामने भी हैं, चुनौतियां तो इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको चलाने वाले जितने संवैधानिक ढांचे हैं उन सबके सामने है। विधायिका के सामने है, कार्यपालिका के सामने है, न्यायपालिका के सामने भी है, उसी तरह से पत्रकारिता के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। हम क्या सवाल कर सकते हैं क्या? संविधान हत्या दिवस मनाने वाले लोग रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। अफजल साहब को मालूम, हम लोग कभी सेंट्रल हॉल में साथ में बैठा करते थे। लोकसभा में उपाध्यक्ष 5 साल से नहीं है। इस साल भी चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई कह नहीं सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था है ना, कभी चर्चा ही नहीं होती है, कोई सवाल नहीं पूछता है, कोई सवाल नहीं पूछता है कि साहब लाल किले की प्राचीर से कोई हमको बताता है कि बिरसा मुंडा साहब 1857 से पहले जब नौजवान थे, 20-22 साल की उम्र के थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। अब हमने जो पढ़ा लिखा है, हमको तो मालूम है 1857 में पैदा हुए थे, 1875। लेकिन अब जो भी है तो है, अब कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता है। सवाल तो मीम अफजल साहब भी नहीं कर सकते थे जब संसद के भवन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ। कोई सांसद सवाल नहीं किया। सवाल हमारे बिहार के सांसद भी नहीं कर सके जब हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कहा कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया है। लेकिन अब इतिहास इसी तरह से लिखा जा रहा है। तो खैर तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उर्दू पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं हम। किसी ने चर्चा नहीं की है। इस देश में पहला शहीद पत्रकार कौन था? मौलवी मोहम्मद बाकिर। यह है उर्दू पत्रकारिता का इतिहास। इसी दिल्ली में दिल्ली अखबार निकाला करते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा, तोप के गोले के साथ उड़ा दिया गया। कभी हम चर्चा नहीं करते हैं इसके बारे में। चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। हमारा अतीत तो बहुत सुनहरा रहा है, चाहे उर्दू पत्रकारिता का रहा हो, लेकिन तब
देश की ज़बान उर्दू होती थी, अंग्रेज आ गए तो फिर अंग्रेजी हो गई, उर्दू थोड़ी नीचे चलती गई। और आज़ादी के बाद तो एक ऐसा दौर सा आया कि उर्दू पत्रकारिता जो है, मान लिया गया कि मुस्लिम मीडिया का रूप है। मुसलमान उर्दू पढ़ते हैं, मुसलमान अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इस बात पे गौर फरमाते हैं, कितने मुसलमान भी उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार कितने मुसलमान पढ़ते हैं, उर्दू की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसके बारे में कितने लोग पढ़ते हैं। अभी किसी भाई ने बताया वो तमिल मलयालम की बात, कितनी आबादी है मलयालम लोगों की, कितनी आबादी है तमिल लोगों की, कितनी तेलुगु भाषी लोगों की है, कितनी बंगला भाषी लोगों की है, लेकिन बंगला का अखबार सबसे बड़ा अखबार इस देश का। मलयालम मनोरमा लाखों में बिकता है। मातृभूमि दूसरा अखबार, वो भी उनका मलयालम का है, वो भी लाखों में बिकता है। तेलुगु में ऐसे अखबार हैं, कन्नड़ में ऐसे अखबार हैं, लेकिन 20 करोड़ आबादी के लोगों का अखबार कोई लाख का सर्कुलेशन नहीं पा सकता। क्यों? इसके बारे में थोड़ी सी उर्दू पत्रकारिता और उर्दू के पत्रकारों को भी सोचना पड़ेगा, क्या वजह क्या रही। हम क्या उस तरह का कंटेंट दे पाते हैं क्या? आप दिल पर हाथ रख करके बताइए, पिछले 5 वर्षों में कौन से उर्दू अखबार की कौन सी न्यूज ब्रेकिंग स्टोरी थी जिसने इस देश में तहलका मचा दिया हो? कौन सी स्टोरी है जिसको हिंदी के अखबारों ने, अंग्रेजी के अखबारों ने उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत समझी हो? हम तो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर उर्दू में कोई बात होती है तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, तर्जुमा करवाते हैं लोगों से कि भाई है क्या लिखा है, क्या है, क्या इंटरव्यू में है क्या। कि हम ऐसा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? कहीं तो कुछ तो है। लेकिन वही बात तो हिंदी पर भी लागू हो रही है कि हिंदी में ही कौन सा तीर मार लिया हमारे। हमने ऐसा कौन सा लिख दिया जो आज की तारीख में जिसको लोग अंग्रेजी में भी कोट कर रहे हों। अभी पिछले दिनों एक खबर चली कि साहब जो हमारे शेयर बाजारों को कंट्रोल करने वाली संस्था है सेबी, उसके चेयरपर्सन के इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कहे जाने वाले अडानी साहब की कंपनियों के साथ बिजनेस रिलेशंस हैं। ये रिपोर्ट किसने शाया किया? किसी इंडियन एक्सप्रेस ने, किसी हिंदू ने? नहीं, वो हिंडलबर्ग ने किया। वो रिसर्चर जो है, और उसको लेकर के बाद में झौझा शुरू हो गया। सरकारी पक्ष के लोग कहने लगे कि साहब वो तो देश में आर्थिक अराजकता का दौर पैदा करना चाहते हैं। अपोजिशन के लोग कह रहे थे कि साहब जब नियामक संस्था ही जो है, जो शेयर बाजारों को मैनेज करती है, वही संस्था, उसी का चेयरमैन या चेयरपर्सन जो है, अगर उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो कैसे उस पद पे है? हम किसी चैनल पे बैठे हुए थे, TV9 पर शायद थे, सवाल किया तो हमने कहा भाई साफ बात है ना, इसमें कुछ ऐसी बात तो है नहीं। सिंपल सी बात है कि जो माधवी बुच साहिबा हैं, उनका अडानी की कंपनियों में जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? उन्होंने खुद माना कि हमारा है, लेकिन हमने 2 साल, जब हम मेंबर बने उसके 2 साल पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया? अपने शौहर के नाम कर दिया। चलिए साहब ठीक है। तो हमारा सवाल एक ही था कि भाई क्या उन्होंने भारत सरकार को ये बात बताई थी? और अगर बताई थी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मद्देनजर सरकार ने उनको सेबी का चेयरमैन क्यों बनाया, चेयरपर्सन क्यों बनाया? क्योंकि हमने जो सुना है अदालतों में जब हम देखते हैं
कि साहब कोई जज किसी मुकदमे से रिक्यूज करता है, कहता है कि साहब इसमें चूंकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं, पहले रहे हैं, इसलिए हम इस मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे। ये बात तो हर जगह लागू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कोई हम लोग इस तरह का सवाल कर ही नहीं रहे हैं। बीते जमाने की बातें रही होंगी जब ये सब चलता था। हमने तो सुना था ना, वो जो हमारे इलाहाबाद अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा था ना, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, तालियां मैं नहीं चाहता। अगर मेरी बात आपको पसंद आए और किसी बात से अगर गुस्सा पैदा हो तो उस गुस्से को, उस जज्बे को बढ़ाइए, तालियां मत बजाइए। मुझे, मैं तो नेता हूं नहीं, मेरा खुद से लेना नहीं है भाई आपकी तालियां बहुत पड़ेगी तो बहुत खुश हो जाऊंगा, नहीं, कहते ही नहीं। बातों को समझिए, अगर समझ में आए तो उसको फिर अपने ऊपर लीजिए। तो अकबर साहब ने तो लिखा, लेकिन आज क्या हालत है? आज तो रात इंदौरी लिखते हैं, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। ये हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं। चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या पता कौन किस सरकार में आ जाएगा। उसके साथ ही है कि साहब लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। ये हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। हम उस कौम से आते हैं, हमारे लिए शर्म की बात है। कहाँ तो हम लोग जब आते थे, हम जर्नलिज्म में जब हम आए, हम तो राजनीति हम भी करते थे। अब जब है इमरजेंसी में जेल भी गए, मैं भी जेल में था, मेरे वालिद भी जेल में थे, एक ही जेल में दोनों थे। लेकिन राजनीति से मेरा, आप हर समय तैयार रहते हैं। देखिए, उसीलिए मैंने कहा ना, हुकूमतों के खौफ से फितरत बदल नहीं सकते। हुकूमतों के खौफ से फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं, मुझे शौक है इंतहा से टकराने का, मुझे डर नहीं लगता है। कि कई बार जेल जा चुका हूँ, हर बार हर तैयारी करके जाता हूँ कि मैं जहाँ तकरीर करूंगा हो सकता है कि सामने पुलिस खड़ी होगी, कहेगी चलिए, तो इसलिए मुझे खौफ नहीं होता है। सच बोलता हूँ, जब तक संभव होगा तो मैं बोलूंगा। तो वही है, इस तरह के माहौल में जो माहौल बन गया है, चाहे हिंदी का पत्रकार हो, अंग्रेजी का पत्रकार हो। आज हमारी पत्रकारिता भारत की जो है 2-3 हिस्सों में बंट गई है। एक है जो अंधभक्त है, अब चाहे उनको गोदी मीडिया कह लीजिए, ढिंढोरची मीडिया कह लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन वो अंधभक्त है। हमारे गांव की तरफ जो चिड़िया होती थी, टिटहिरी बोलते थे उसको, पता नहीं यहाँ दिल्ली में क्या बोलते मालूम नहीं है। उसके बारे में मशहूर है कि वो दोनों पाँव उठाए रहती है कि जब आसमान गिरेगा तो रोक लेगी। तो हमारे का जो अंधभक्त मीडिया है वो दिन रात इसी फेर में पड़ा रहता है कि कोई मोदी जी पे आंच ना आने पाए, उनकी सरकार पे कोई आंच ना आने पाए, और हम जब भी आंच आएगी तो हम रोक लेंगे, उसको बचा लेंगे। और दूसरा मीडिया है जो अंधविरोधी मीडिया है, वो दिन रात तलवार लिए बैठा रहता है कि साहब अब मार डालेंगे, अब काट डालेंगे, अब गिर जाएगी सरकार, कल गिर जाएगी। अगर उस तरह से गिरने लगे तो कितनी सरकारें गिर चुकी होती हैं अभी तक 5 साल में, पता ही नहीं। तो एक तो वो मीडिया है, और एक तीसरी मीडिया हमारे जैसे लोग हैं जिसको हम कहते हैं उटपैकर, जो कठफोड़वा होते हैं ना, कि जो पेड़ पे
चोट मारते रहते हैं, जहाँ गलत है वहाँ चोंच मारते रहते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो पेड़ को गिरा देते हैं। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस सिस्टम में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादियों की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो तीसरे तरफ की पत्रकारिता है। आज की हमारी पत्रकारिता क्या है? अगर हिंदू मुसलमान हटा दीजिए तो हमारे अखबारों में, हमारे चैनलों में होगा क्या? चैनलों का हाल यह है, हर प्रॉब्लम को, हर घटना दुर्घटना को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखिए। मुझे याद है एक चैनल पे रिपोर्टर ने बताया था कि उसको एंकर की तरफ से कहा जाता था कि जो भी लिखते हो उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जरूर होना चाहिए। कोई एक क्राइम की खबर हुई थी, उसमें 4 क्रिमिनल पकड़े गए थे, तो उसमें एक मुसलमान भी था, लेकिन उसका रोल मामूली रोल था उसका। रिपोर्टर ने बता दिया, कहा नहीं, उसको उस ढंग से बनाओ कि मेन कल्प्रिट वही है, उसके हिसाब से करो। इस तरह की रोज खबरें होती हैं। आज देखिए आप क्या वजह है। अयोध्या में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन अक्यूज का नाम चूंकि मुसलमान था, पूरे देश भर में कोहराम मच गया। लेकिन दलित की बेटी के साथ जब हाथरस में हुआ तो कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई मीडिया, कोई अखबार उसके बारे में चर्चा नहीं। इसी तरह से आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, देखिए गुनहगार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, या ब्राह्मण हो, या राजपूत हो, कोई भी हो, गुनहगार है, उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन हमारा मीडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। वो कहता है कि हमारा टीआरपी इसी पे चलता है भाई, झूठ दिखाएं, सच दिखाएं, जो भी दिखाएं, लेकिन इसी पर हमारा मीडिया चलता है। तो ऐसे हालात में किया जाए, संभावनाएं क्या है? संभावना एक ही है कि पत्रकारिता को जनपक्षीय बनना पड़ेगा, जनता की बात करनी पड़ेगी, जनता के दुख दर्द को सामने लाना पड़ेगा, जनता के सवालात के साथ जोड़ना पड़ेगा, जूझना भी पड़ेगा। वो अगर हमारी पत्रकारिता कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी बात होती है, जैसे उर्दू मीडिया की बात कर रहे थे, तो खास तौर से आज के माहौल में तो ऐसा बना दिया गया, जो मुस्लिम मीडिया, या क्योंकि मुस्लिम ही टारगेट पे है, मुसलमान टारगेट पे है, तो फिर उर्दू पत्रकारिता भी टारगेट पर है। अब विज्ञापन आपको मिलेगा नहीं, सरकार से विज्ञापन मिलेगा नहीं। और पहले के ज़माने में हमको याद है, जब हम इंडिया टुडे में काम करते थे, तो एक बार अरुण पुरी साहब का मन आया कि साहब उर्दू में भी कोई पत्रिका निकलनी चाहिए। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में आया कि साहब उर्दू के जितने अखबार निकलते हैं उसमें मूसा का गुल का विज्ञापन छपता है, बाकी कोई बड़ी कंपनी उसको कोई विज्ञापन नहीं देती। अरुण पुरी ने मुलतवी कर दिया अपना प्रोग्राम। लेकिन ये हमको सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मूसा का गुल के अलावा कोई चीज, क्या जो मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं वो क्या टीवी, फ्रिज, कार, इस सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं? लेकिन कभी वो पहुंच हो नहीं पा रही है। तो अगर उस तरह के विज्ञापन नहीं आएंगे, आज के उर्दू अखबारों की जो हालत हो गई है, उर्दू क्या हिंदी अखबारों की भी वही हालत है कि सरकार का विज्ञापन ना मिले तो फिर बंद। कुछ कापियाँ छापेंगे, उसके हिसाब से जाकर दिखाएंगे, कहीं कुछ मैनेज हो जाएगा तो सब विज्ञापन मिल जाएगा, नहीं तो फिर खत्म। तो ये हालत हो गई हमारी। तो इस पर हम लोगों को बैठ करके एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उर्दू पत्रकारिता, या कहें कि भारत की पत्रकारिता आज बेजान क्यों हो रही है। आज अतीक मुजफ्फरपुरी साहब जैसे जर्नलिस्ट क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं? अगर पैदा हो भी रहे हैं तो उनके लिए मंच कहाँ मिल पा रहा है, अखबार कहाँ मिल पा रहे हैं, चैनल कहाँ मिल पा रहे हैं जहाँ वो लिख सकें और जहाँ वो बोल सकें? इसकी कमी तो है, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा आपको। तो यही सब बातें थी साथियों, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया और बोल नहीं रहे हैं जावेद, लेकिन
नहीं तो मेरा यही कहना था कि भाई जो मीडिया का जो दायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है, सच को सामने रखना, गलत के खिलाफ खड़े होना, हमने तो बचपन से यही सीखा। मतलब जब से हम जर्नलिज्म में आए हैं तो हमने तो पढ़ा था, किसी अखबार में हम गए थे, उसमें लिखा हुआ था, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। पर इतना भरोसा होता था लोगों का कि सब अखबार में छपा है तो ठीक लिखा होगा, सही होगा। और आज क्या है, आज तो जैसे मैंने बताया ना कि लगता है कुछ गलत जरूर है, ये लिखा है इसका मतलब कि इसका कोई इंटरेस्ट है, इसलिए लिखा है। तो ये हालात पैदा हो रहे हैं। कोई सच लिखने की जहमत उठाना नहीं चाहता है, कोई सच बोलने की जहमत उठाना नहीं चाहता है, कोई सवाल करने की, जो बुनियादी जर्नलिज्म का बुनियादी वसूल है कि हम सवाल पूछें, सबसे सवाल पूछें। आप कह सकते हैं कि साहब सवाल पूछेंगे कैसे? प्रधानमंत्री ने तो 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर कैसे पूछेंगे? और जब इंटरव्यू होंगे तो उसमें सवाल इसी तरह होंगे कि आप आम काट कर खाते हैं, आम चूस कर खाते हैं। तो जयशंकर गुप्त को तो इंटरव्यू देंगे नहीं, हालांकि दिया था उन्होंने, जब वो बीजेपी के महासचिव थे किसी जमाने में, तो हमने उनका इंटरव्यू किया था। उस समय उन्होंने कहा था, मैं आपके सामने रिवील करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में, एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा होना चाहिए। अब हमें अयोध्या, 370, 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड जैसे जो हमारे विवादित मुद्दे हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। आज क्या है, आज तो ऐसी सी बातें कर रहे हैं, मतलब लगता ही नहीं क्या है। अब एक नया सी गुफा उन्होंने छोड़ दिया, कम्युनल सिविल कोड, सेकुलर सिविल कोड। आज तक मुझे लगता ही नहीं कि संघ के लोग जो हैं या बीजेपी के लोग जो हैं वो सिविल कोड के बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। कभी कहते हैं कॉमन सिविल कोड लाएंगे, अब बीच में कहने लगे नहीं साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो पहले गलत थे कि अब गलत हो? अब कह रहे हैं कि नहीं साहब सेकुलर सिविल कोड लाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या हम कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, उसको टारगेट करेंगे। सीधी सी बात, सिविल कोड के नाम पे हम अपना कोड लागू करेंगे। मन में आपके मनुस्मृति घुसी हुई है, मनु संहिता लागू करेंगे अगर मौका मिलेगा तो, यानी तो मोदी संहिता तो है ही। तो मन में तो ये बातें हैं, लेकिन इस तरह की ऐसी ऐसी चीजें बोलते जाएंगे, कुछ ना कुछ कह देंगे कि आप उसी पर तत्परा करते रहिए। समझ में नहीं आती है बातें, लेकिन सवाल नहीं कर पाते आप, कोई सवाल नहीं कर पाता है। इस तरह की बातें हैं। मतलब हम तो कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग कितनी बार सुने हैं, उनके तकरीरों को सुने हैं, उनमें जो जो बातें उभर करके आती हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती, कभी किसी पर चर्चा ही नहीं हुई। पटना के गांधी मैदान में मैं उस सभा में था, अफजल साहब, देश भर के जर्नलिस्ट थे वह, जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था तक्षशिला इसी विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी बिहार में है। मैं तो माना ठोका कि भाई तक्षशिला तो पाकिस्तान में है, लेकिन मैंने लिखा वो बात कि प्रधानमंत्री ने ये बात बोली, हमारे अखबार में नहीं छपी, किसी भी अखबार में नहीं छपी। पता नहीं किसी और ने लिखी कि नहीं लिखी, जानता नहीं मैं। उसी सभा में उन्होंने कहा कि साहब सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा यहीं आकर पटना के पास आबे गंगा में डूबा था। थोड़ा उर्दू की जानकारी, आबे गंगा, आबे गंगा के पानी में डूबा। हमने कहा अरे बाप, सिकंदर तो सतलज के इस पार आया ही नहीं, और दीन इलाही कोई बेड़ा तो नहीं था, वो तो अकबर ने सेक्ट शुरू किया था, लेकिन साहब विश्वगुरु हो गए वो। ये सारी बातें बोल बोल करके वो विश्वगुरु हो गए।
और फिर हमारे यूपी में मगहर में आ गए वो, वहाँ कह दिया कि साहब इसी धरती पर बैठकर गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और संत कबीर एक साथ आध्यात्मिक विमर्श करते थे। हमने कहा यार 200 साल का फर्क है। ये भी नहीं कहा कि उनकी आत्माएं विमर्श करती थे, उन्होंने कहा सब यही बैठ करके करते थे। और तालियां था वो तो रोज अभी भी लाल किले में जो उन्होंने भाषण किया, दुनिया भर में दाओस में जाकर के उन्होंने कहा दिया साहब 600 करोड़ मतदाताओं ने मुझको प्रधानमंत्री चुना है। पूरे दुनिया की आबादी भी 600 करोड़ नहीं होगी, तो वहां भी तालियां बजी, जम के बजी। मतलब कमाल है, बेलौस झूठ बोलने का अगर किसी के पास तमगा हासिल है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ये हमारे मीडिया की आज की हालत है, वो चाहे उर्दू का मीडिया हो, चाहे हिंदी का मीडिया हो, चाहे अंग्रेजी का मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल हो, अगर सोशल मीडिया ना, हालांकि सोशल मीडिया पर भी ये बातें बहुत कम सुनाई देती, नहीं आती, आनी चाहिए। ऐसी इतनी बातें हैं, इतनी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अगर हम चाहें तो बैठ के लिखना शुरू कर दें तो पूरी किताब हो जाएगी। यहाँ तक उन्होंने एक बार तो कह दिया कि साहब वो गुजरात की सभा थी, उसमें भी संयोग से मैं था, मैं उस समय बीजेपी कवर करता था तो उनके हर प्रोग्राम में जाता था। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब इसी माटी के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में बैठकर विवेकानंद जी से मंत्रणा करते थे। मैंने कहा कि यार विवेकानंद जब मरे थे तो शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक साल के रहे होंगे, शायद पता नहीं क्या गुफ्तगू करते थे लोग। देखिए हम हंस रहे हैं ना, लेकिन ये बातें इतिहास में दर्ज हो रही हैं। कल आने वाला इतिहास यही पढ़ाएगा, क्योंकि इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। प्रधानमंत्री का भाषण कौन लिखता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन बैठे लोग हैं, वो लिखते हैं या खुद से पढ़ लेते हैं या उनका लिखा अलग करके खुद अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। लेकिन दुनिया भर में देश की जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, दुनिया भर के मीडिया में हमारी इमेज, भारत की मीडिया की इमेज जो बन रही है वो कैसी मीडिया बन रही है। हमारा मीडिया सवाल नहीं करता, ये दुनिया भर का मीडिया जानता है। दिल्ली में बैठ करके जो दुनिया भर के यहाँ करस्पॉन्डेंट रहते हैं वो जानते हैं, उन बातों को जानते हैं, लेकिन इसको हम स्वीकार भी करने में शर्माते हैं। तो आज ये हालत हो गई है। मैं बहुत सारी बातें अब नहीं करूँगा, मैं इतना ही कहूँगा। मैं कल देख रहा था तो एक रील में कोई एक शेर सुनाई दिया मुझको, वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, बुलडोजर चला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। ये है आज हमारे मीडिया की हालत। तो अगर इससे निकलना है, उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार हैं? कम से कम मैं तैयार हूं। मैं नहीं मानने वाला हूं कि हमारा जो मीडिया है इसकी हालत यही हर समय रहने वाली है, क्योंकि मुझे याद है होकर मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बरसात भी यही होगी। शुक्रिया बहुत बहुत।